तो प्रोडक्शन क्या होता है भाई? जब रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जिससे हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस या उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? हम ऐसा ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश में? ताकि जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी वांट्स है, वो सेटिस्फाई कर सके। तो मेन काम क्या होता है? कुछ ना कुछ यूटिलिटी ऐड करते हैं हम। और यूटिलिटी क्या होती है भाई? क्या होती है यूटिलिटी? कंज्यूमर Ability to satisfy Satisfaction demand. power. कैपेसिटी। एबिलिटी या कैपेसिटी टू सेटिस्फाई नीड ऑफ ए कंज्यूमर। तो उसमें अगर कुछ यूटिलिटी ऐड करेंगे तो इसका मतलब वो गुड्स या फिर वो रॉ मटेरियल उस फॉर्म में आ जाता है जो हमारी किसी न किसी डिजायर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। अब आता है कि यूटिलिटी क्रिएट करता है प्रोडक्शन। तो यूटिलिटी मेनली कितने टाइप की होती है? 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज टाइम यूटिलिटी, सेकेंड इज फॉर्म यूटिलिटी, थर्ड वन इज प्लेस यूटिलिटी एंड लास्ट वन इज पर्सनल यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है? कि जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं और जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस रहता है। एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो आपने जो पैडी है, धान जो होते हैं, वो आप लगाते हो भाई कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान लगाते हो, ठीक है। वो मान लो अब अक्टूबर टू नवंबर में हो जाते हैं, पक भी जाते हैं और वो राइस की फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन आप उनका कंजप्शन तो पूरे साल कर रहे होते हो ना। हाँ भाई, पूरे साल कर रहे होते हो ना उस कंजप्शन को। ऐसा तो नहीं है यस सिर्फ सर। और सिर्फ सर्दियों में खाते हो आप Yes, चावल, sir. पूरे साल खाते हो। तो जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो क्या क्रिएट कर रही है? एक टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रही है ताकि आपको 12 के 12 मंथ्स वो चीज अवेलेबल हो सके। तो वो क्या हो गया? टाइम यूटिलिटी। ऐसे ही मान लो ये जो शुगर इंडस्ट्री होती है, शुगर मिल जिसको हम बोलते हैं, चीनी की मिल, ये 6 मंथ काम करती है। लेकिन हम चीनी हमेशा खाते रहते हैं, ठीक है। 12 के 12 मंथ्स खाते हैं, हम कंजप्शन करते हैं। तो जो स्टोर होता है उस शुगर का, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है हमारे लिए? टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज सर्विस और क्रिएटिंग या एडिंग यूटिलिटी। और वो कौन सी यूटिलिटी है? टाइम यूटिलिटी। ऐसे ही फॉर्म यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। अब मान लो हम लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, तो इसमें एक मिरर है, एक कीबोर्ड है, ठीक है, एक माउस पैड है। तो इतनी सारी चीज असेंबल होके एक लैपटॉप का काम कर रही है। लेकिन सिर्फ कीबोर्ड से आप क्या कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कीबोर्ड ऐसे ही रखा रहे Yes, sir. तो क्या कोई उसका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो जब तक वो चीज असेंबल नहीं हो रही, तो यहाँ हम फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं, जो वुड्स है, लकड़ी है, उससे हम डोर भी बना देते हैं, उससे हम अपनी टेबल भी बना देते हैं, चेयर भी बना देते हैं। तो वो क्या है? सिर्फ लकड़ी डायरेक्ट फ्यूल के कंजप्शन के लिए यूज हो सकती है और कोई कंजप्शन इसका नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसकी फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो इसमें क्या हुआ? एक नई यूटिलिटी ऐड हो गई, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। तो इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करके हम अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? एक प्रोडक्शन है। और कौन सी यूटिलिटी ऐड कर रहा है? एक फॉर्म यूटिलिटी ऐड कर रहा है। थर्ड वन इज प्लेस यूटिलिटी। भाई जो चीज हो सकता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे खादान होती है भाई, लोहे की खादान कहीं मिलेगी, डायमंड की कहीं और मिलेगी, लेकिन उसका कंजप्शन तो पूरे ऑल वर्ल्ड में होता है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका प्लेसमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या क्रिएट कर रही है हमारे लिए? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। जहां वो निकल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जहां से हम, वहां पे हो सकता है उसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा ना हो,
लेकिन उसको जब सही जगह पे लेके आया जाता है तो वहां उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, रेत जो होता है वो नदियों में मिलता है, वहां पे अगर वो नदियों में रहेगा तो उसकी जीरो यूटिलिटी है, कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा उसका। लेकिन वहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका यूज कर लेते हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। हमने वहां से उठाया अपने यहाँ पे उसका यूज कर लिया, तो वो हमारी है प्लेस यूटिलिटी। लास्ट वन इज पर्सनल यूटिलिटी। अब मैं आपको जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूं, तो ये क्या है, आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, कुछ ज्ञान ले रहे हो आप, तो दैट इज नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो जब हम किसी की स्किल का यूज करते हैं, नॉलेज का यूज करते हैं, तो वो क्या है, हमारी पर्सनल यूटिलिटी। तो ये सारी चीज जो गुड्स को रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स में चेंज करती है, उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि सर्विसेज नहीं है। टाइम यूटिलिटी वेयर हाउस सर्विस है, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्विस है। जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं या फिर आप किसी और टेक्निकल कोई रिपेयर वगैरह करवाते हो कुछ, वो सब क्या है, वो सर्विस है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और ये क्या करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करवाते हैं। और यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, टाइम, फॉर्म, प्लेस एंड पर्सनल यूटिलिटी। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई डाउट है भाई? Yes, sir. No, sir. No, sir. अब आता है प्रोडक्शन फंक्शन। देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जो रिलेशनशिप बता रहा होता है किसके बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच। कि अगर हम जो हमारे इनपुट ऑफ वेरिएबल्स, मान लो लैंड होगी, लेबर होगी, कैपिटल होगी, तो इसमें अगर कोई भी चेंज करते हैं या इस इनपुट की वजह से कितना आउटपुट हो रहा है, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये क्या स्टेट करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच, इनपुट एंड आउटपुट के बीच। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट। कि आप एक लेबर कुछ पैसे लेके कितना आउटपुट कर सकते हो किसी भी चीज का, वो क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन। सो इट इज बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, वो सिर्फ आप पढ़ सकते हो। जैसे रिचर्ड एच लेफ्टविच ने डिफाइन किया था, द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज अप्लाइड टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फर्म्स इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स आउटपुट। तो ये क्या है, आउटपुट और इनपुट की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। देखो कोई भी लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजों को कांस्टेंट लेके चलते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर फैक्टर का क्या इफेक्ट हो रहा है दूसरी चीजों पे। क्योंकि हर किसी चीज को बहुत सारी चीज इफेक्ट करती है। मान लो अगर मैं बात करूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कितना पढ़ पा रहे हो, आपकी कितनी नॉलेज इंक्रीज हुई, अगर मैं ये देखना चाहूं तो मुझे दूसरे फैक्टर कांस्टेंट करने पड़ेंगे। और दूसरे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, आपकी जो हर किसी की स्टडी की कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी। कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, तो ये चीज क्या है, आपके आउटपुट पे इफेक्ट डालती है, आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मुझे अगर अपना इफेक्ट देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप सभी को सेम चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कि आप 2 घंटे पढ़ोगे, सब लोग सेम एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, मेरे सामने पढ़ोगे, तो जितने भी फैक्टर्स हैं उस सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी मैं उस चीज को मेजर कर सकता हूं। तो ऐसे ही रूल के साथ हो सकता है, जो भी लॉ होते हैं, जितने दूसरे फैक्टर होते हैं उनको हम कांस्टेंट लेते हैं, बाकी चीज को जो इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं उसी को वेरिएबल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास 10 बंदे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि वो 10 के 10 एक साथ ही काम करेंगे, 9 भी काम कर सकते हैं, 11 भी काम कर सकते हैं, तो वो डिविजिबल यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल है कि 1 लाख भी लग सकते हैं, 2 लाख भी लग सकते हैं, तभी तो हम उस चीज का इम्पैक्ट चेक करेंगे कि इनपुट में चेंज कितना हुआ और उसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, तो वो वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है और कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं हुई तो टेक्निक की वजह से हमारा जो आउटपुट है उसमें चेंज आ सकता है। इसलिए हमें नहीं पता चलेगा कि जो हमने इनपुट बढ़ाए हैं, जैसे कि लेबर इंक्रीज कर दी, साथ के साथ टेक्नोलॉजी कम हो गई हमारी, तो उस वजह से हो सकता है हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाए बढ़ने की बजाय। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। प्रोडक्शन में 3 चीजें होती हैं, एक होता है टोटल प्रोडक्ट, दूसरा होता है एवरेज प्रोडक्ट और तीसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ भाई, ये तीनों टर्म आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता होगा। क्या होती है मार्जिनल, क्या होती है भाई, बताओ क्या होती है मार्जिनल? One additional. एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट। फिर उसकी वजह से क्या एक्स्ट्रा होता है? जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज होता है। Total product. तो मार्जिनल का मतलब क्या हुआ? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ यूज ऑफ वन Extra मोर। unit. One additional unit. हाँ, तो देखो हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ लेबर को चेंज किया हमने, यहाँ कैपिटल को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। 1 यूनिट लेबर की यूज कर रहे थे, टोटल प्रोडक्शन था हमारा 100 का, एवरेज प्रोडक्शन भी 100 का हुआ, मार्जिनल प्रोडक्शन भी मतलब कोई ऐड ही नहीं हुआ तो 100 हो गया। 2 यूनिट ली लेबर की, टोटल प्रोडक्शन हो गया 220। एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 110. 110. कैसे कैसे हुआ ये 110? Average divided तो by सर 2 labor divided by 2. बिल्कुल, जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको अगर हम टोटल जो Number of- प्रोडक्ट है उसको नंबर ऑफ लेबर या क्वांटिटी ऑफ लेबर से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एवरेज Average. प्रोडक्ट, average एवरेज प्रोडक्ट। Average product. अगर हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ एवरेज तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर हाँ, इसको, एवरेज quantity प्रोडक्ट से को Number अगर of labor. क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मल्टीप्लाई total टोटल नंबर ऑफ, हाँ ऐसे ही जो Total. आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है? TPN. TPN माइनस minus Minus. TPN TPN minus minus 1 कि जो ये सक्सेसिव टर्म है इसमें से प्रीवियस टर्म अगर लेस कर दी जाए टोटल प्रोडक्ट की तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये 220 जो दिया गया है इसमें से 100 लेस कर देते तो क्या आ जाता है हमारा? मार्जिनल प्रोडक्ट। 120. ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है भाई? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी। चेंज इन Yes, टोटल sir. प्रोडक्ट Yes. डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे देखो कितना चेंज आया है टोटल प्रोडक्ट में? 120. 120 यूनिट्स का। और लेबर में कितना Yes. चेंज आया है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का। तो अगर 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा तो 1 से। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के 2 फॉर्मूले हो गए, आप लिख सकते हो। एक फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। सक्सेसिव यूनिट से जब प्रीवियस लेस कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। दूसरा फॉर्मूला है इसका चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया आपको। एवरेज प्रोडक्ट का क्या होता अगर है? सर ये हाँ हाँ, क्या हुआ? अगर सर ये n-1 की जगह 100 होता, n-1 की जगह 100 होता मतलब? जैसे
आगे तो TPN -100 और ये वहां पे होता 99। देखो, हाँ हाँ, जो आप कह रहे हो ना, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब है कि एक जो पहले वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म लेस करनी है। वो अगर यहाँ पे 100 है तो आपकी 99th जो टर्म है वो लेस करनी है। यहाँ पे 50 है तो 49th टर्म लेस करनी है। इसको क्या बोलेंगे सर? एन, ये हमने लिया है कि एन टर्म, nth टर्म, और इसका मतलब क्या हुआ, जो इससे प्रीवियस है nth -1, जो इससे बिल्कुल प्रीवियस है, एग्जैक्टली प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो ये है भाई, देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इतना था, एवरेज प्रोडक्शन ये हो गया, मार्जिनल प्रोडक्शन ये हो गया। नेक्स्ट में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, हमने एवरेज प्रोडक्शन निकाल लिया और हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन आ गया, इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट में 350 हुआ, 350 को 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, कितना है? 350 लेस में से 220, 130। 130 हमारा 130। क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ऐसे ही आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्शन निकल जाएगा। टोटल प्रोडक्शन क्या शो कर रहा है कि जितने हमारे एफर्ट लगे थे, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल Land, एंड labor, capital. ठीक है, इन चारों के चारों हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जो इनके एफर्ट लगे उससे हमारा टोटल आउटपुट जो आया है उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, पर यूनिट प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्ट कितना है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ कि जो एडिशनल यूनिट का यूज किया हमने उसकी वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ, उस एडिशनल की वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ, तो उसको बोलते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इनकी रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखो क्या होता है, इसमें 3 स्टेज होती हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये चीज पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो हमने क्या देखते हैं कि फैक्टर जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के फैक्टर होते हैं। कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हम मान लो हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी ना हमारे पास, कि भाई हमारे पास फाइनेंस की लिमिट है, कैपिटल की लिमिट है, सिर्फ 10 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो 10 लाख रुपए क्या हो गया, वो हमारे पास फिक्स हो गया, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टाइम में हो सकता है हमारे पास और पैसा आ जाए, लेकिन अभी के लिए हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो उस फैक्टर को क्या बोला जाता है, Fixed फिक्स factor. फैक्टर। दूसरे फैक्टर होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। भाई 2 की बजाय हम 3 लेबर लगा सकते हैं, 3 की बजाय हम 4 लेबर लगा सकते हैं। तो वो है कि जो आप शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हो उसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो इसमें जो आपका प्रोडक्शन है, इसमें 2 टाइप के लॉ होते हैं। वन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेकंड है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूं यहाँ पे, अभी पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में। दूसरा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये आपका अप्लाई होता है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में इसका मतलब क्या हुआ कि जहां हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कुछ फैक्टर कैसे हैं, फिक्स हैं, और कुछ फैक्टर कैसे हैं, वेरिएबल, वेरिएबल। जिसको Variable. हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है रिटर्न टू स्केल। ये एप्लीकेबल होता है आपका लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या है, दोनों के दोनों वेरिएबल है। आप कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकते हो। भाई 10 साल बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास और ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो वहां पे सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। तो वहां एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, रिटर्न टू स्केल, और ये क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये दोनों समझ आ गया भाई, किसी को कोई डाउट है? सर No, लॉ sir. ऑफ वेरिएबल में नेगेटिव भी हो सकता है, और जो लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल होता है उसमें नेगेटिव नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है।
बिल्कुल सही बात है रीता, ये आपकी। कहाँ एप्लीकेबल होता है ये समझ आ गया? एक शॉर्ट रन में होता है, एक लॉन्ग Yes, sir. रन में होता है। एक में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, एक में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। अब बात आती है कि इनके बीच रिलेशनशिप कैसा एग्जिस्ट करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट है। तो एक चीज ध्यान में रख लो कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, वो हमारी एक मेट्रो ट्रेन की तरह है, स्पीड से जाएगा, स्पीड से आएगा। ठीक है। जो एवरेज प्रोडक्ट है ना, वो हमारी एवरेज ट्रेन की तरह है, ये आराम से बढ़ता है, आराम से डाउन होता है। तो जो चीज स्पीड से अगर बढ़ेगी तो वो एवरेज से ज्यादा हाई होगी। हाँ भाई, जो चीज हाई Yes, स्पीड sir. से जा Yes, रही है sir. तो इसका मतलब वो उससे ऊपर रहेगी हमेशा बढ़ते टाइम। अगर वो डिक्रीज हो जाएगी तो भी स्पीड से आएगी, तो इसका मतलब वो एवरेज से ज्यादा स्पीड से कम होगी। तो इसमें क्या होता है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है तो ये हमेशा ऊपर रहता है किसके? एवरेज प्रोडक्ट के। ये चीज हम इस तरीके से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें देखनी चाहिए एवरेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि एवरेज प्रोडक्ट जब तक बढ़ रहा होता है तब तक ये हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट से बिलो रहता है। जब ये घटना स्टार्ट हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट, ये अबव होता है किसके? मार्जिनल प्रोडक्ट के। ये चीज समझ आ गई भाई? जब बढ़ रहा है तो ये नीचे होता है किसके? मार्जिनल प्रोडक्ट के। और जब ये कम हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट से ऊपर चला जाता है, अबव होता है। यहां किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, एक sir. चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग then it is must, is it must that AP also increase? या फिर इसका रिवर्स दिया जा सकता है कि when AP is increasing, AP is increasing, is it must that MP will also increase? हाँ भाई, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड वाली, कि जब AP No, बढ़ sir. रहा है तो MP भी बढ़े? AP बढ़ रहा है तो MP हाँ बताओ। जब हम्म एवरेज प्रोडक्ट अगर होनी तो चाहिए। बढ़ेगा तो क्या ये जरूरी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा? Yes, sir. बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। यहाँ डायग्राम में आपने देखो ध्यान से, यहाँ ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे। इसके बाद इसने घटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट अब भी बढ़ रहा है। हाँ भाई, मतलब Yes, मैं sir. बहुत सारे जगह देखता हूँ ये मिस्टेक हमेशा करते हैं, और वही वो वही इसी वजह से, शराब हाँ, नहीं बताते। वो ध्यान से नहीं देखते इन चीजों को। लेकिन ये मैंने खुद से बनाया तो इस चीज का ध्यान रखा मैंने, कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम एक अलग पॉइंट पे होता है, और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले ही मैक्सिमम हो चुका है और उसके बाद घटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, समझ आई ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, सबको और आ इसलिए गई? कि भी ना सर इसको कट करेगा इसके मैक्सिमम पॉइंट पे बिल्कुल बिल्कुल। एमपी। जो इसका एक ये थर्ड पॉइंट भी आता रिलेशन है। बनता है ना, वो यही बनता है कि जब एपी मैक्सिमम होगा तो एमपी इसको कट करेगा, या हम कह सकते हैं कि एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एपी को इसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है। पॉइंट पर कट करता है। यस सर। तो तीन रिलेशन देखे हमने यहाँ पे। फर्स्ट देखा कि जब एपी बढ़ रहा है
AP is increasing, then it is below than marginal product. जब AP मैक्सिमम होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, AP इक्वल टू MP। इसका मतलब हुआ कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट को इसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है, एवरेज प्रोडक्ट के मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है। कौन कट करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट कट करता है। प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी आपका कंफ्यूजिंग का पॉइंट बन जाता है कई बार। सामने वाला बोल देता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एपी को मार्जिनल प्रोडक्ट के मैक्सिमम पॉइंट पे कट करता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है वो किसके पॉइंट पे कट करता है? एपी के एपी के एवरेज मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉइंट। के। और जब ये दोनों एपी घटना स्टार्ट होता है तो ये अबव होता है मार्जिनल प्रोडक्ट से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, स्लो होती है। ठीक है। क्योंकि जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, देखो एवरेज जो चीज होती है वो बनेगी फिक्स फैक्टर से भी और वेरिएबल फैक्टर से भी, ठीक है। एवरेज बनेगी फिक्स फैक्टर से भी और वेरिएबल से भी, लेकिन जो मार्जिनल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा वेरिएबल फैक्टर से होता है। फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं इसलिए वो उसको हेज ऑफ करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, लेकिन वेरिएबल चेंज होता रहता है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट वेरिएबल से चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा आई होती है। ये समझ आ गया भाई? किसी को कोई डाउट है? नो सर। जब एपी बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। जो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है एवरेज प्रोडक्ट के, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिनल एवरेज को इसके मैक्सिमम पे कट करता है। एवरेज प्रोडक्ट जब डाउन हो रहा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इससे कम होता है, ठीक है। एक बार लिंक शेयर कर रहा हूं मैं।